नमस्कार, इंडिया का सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा विधानसभा 2024 चुनाव की बात करते हैं। वोटिंग के लिए अब 1 महीने से भी कम वक्त बाकी रह गया है और राज्य का जो राजनीतिक तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी का दामन थामने के बाद विनेश फोगाट ने देखिए जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, उसके बाद बीजेपी की तरफ कई सियासी तीर छोड़े गए हैं। बीजेपी ने इसके काउंटर में नायब सैनी को उतारा है और सीएम सैनी ने कहा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस की राजनीति का शिकार हुई हैं। हमारी सरकार ने उनको सम्मान दिया, लेकिन बीजेपी के अंदर उथल पुथल कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद बीजेपी में बगावत का दौर लगातार जारी है। रतिया सीट से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। टिकट के ऐलान के बाद भाजपा में इस्तीफा देने वालों का सिलसिला जारी है। अब हरियाणा भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कर्णदेव कंबोज इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे हैं। कर्णदेव कंबोज ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उधर बीजेपी के कद्दावर नेता रणजीत चौटाला के बगावती तेवर से बीजेपी लगातार परेशान नजर आ रही है। लगातार बीजेपी के अंदर बगावती तेवर नेताओं के चेहरों पर शिकन बिखेर रहे हैं। सवाल इस बीच ये है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में अंदर और बाहर की लड़ाई दोनों ही देखने को मिल रही है। नेताओं की बगावत से विधानसभा चुनाव का जो ये माहौल है ये और ज्यादा रोमांचक हो गया है। कहना चाहती हूँ आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। तो देखिए बहुत ही कम वक्त बाकी रह गया है हरियाणा विधानसभा चुनावों में और इस बीच विनेश बजरंग की नई पारी कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। और देखिए हाथ मिलाने के साथ ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी जुड़ी है जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद है। पहले इन्हीं का स्वागत कर लेते हैं। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों बड़ा नाम, और किस तरह से कांग्रेस का जब दामन थामा तो सबसे पहले ये उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम खुश हैं कि उस पार्टी के साथ जुड़े हैं जो महिलाओं के साथ खड़ी हुई है। यानी कि सीधे सीधे निशाना उन्होंने बीजेपी पर साधा। ये ऐसा है कि विनेश जी हमारी बेटी हैं और इसके साथ साथ बजरंग जी जो है उन्होंने भी, इन दोनों खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया के अंदर। जो है आज खेल में अगर हमारा नाम हुआ है तो उसमें बजरंग पूनिया जी का और
सुनीता जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है हमारे पास। तो देखिए 67 सीटें जारी कर चुकी है, सीटों के उम्मीदवार जारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और इस बीच देखिए कांग्रेस की सूची अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन आज विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और लगातार अगर हम देखें तो सियासी सरगर्मियां नजर आ रही हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं जिनमें एक ही चरण में चुनाव होंगे। और इस बीच तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ बगावती चेहरे आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये तमाम बड़े वो नाम हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है उससे असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं। सुनीता दुग्गल जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो हरियाणा से हमारी बेटी विनेश जो है और इसके साथ साथ भाई बजरंग पूनिया जो है, इन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जहां तक बात है चुनाव लड़ने की, तो ये लोकतंत्र है और संविधान के तहत हर किसी को ये अधिकार है कि वो कौन सी पार्टी से जो है, किस चुनाव चिन्ह से जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अगर वो चुनाव के मैदान में उतरना चाहती है तो मुझे लगता है कि जरूर जो है उनको ये हक बनता है कि वो चुनावी मैदान में उतरे। कौन सी पार्टी से वो चुनाव में उतरना चाहती है, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है। लेकिन आपने सुना बजरंग पूनिया ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जब हम मुश्किल में थे तो तमाम महिला सांसदों को भी चिट्ठी लिखी हमने, किसी ने भी हमारी बात को मतलब नहीं सुना है, अनसुना कर दिया। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक थी जो बाकायदा महिलाओं के साथ खड़ी नजर आई, खिलाड़ियों के साथ खड़ी नजर आई। कोई बात नहीं है। मेरे घर पे भी जो है साक्षी हमारी बेटी जो है वो मेरे स्वयं के मेरे घर पर भी आई और जो है फोगाट सिस्टर्स जो है वो भी मेरे घर पर आई। तो ऐसी बात नहीं है, हमारी बेटियां हैं और हमने इनका भरपूर स्वागत किया। और जो है जो इन्होंने नाम रोशन किया हमारे हरियाणा का पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, हमें उस बात को लेकर बहुत गर्व है इन बच्चियों के ऊपर। लेकिन जहां तक बात है, मैंने कहा कि चुनाव की, तो चुनाव जो है वो हर किसी का अपना जो है एक स्वयं का निर्णय होता है कि वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और कौन सी जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये उनका अपना जो है अधिकार है और उस अधिकार का उनको उपयोग जो है वो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी ठीक है सुनीता जी, 10 साल हो गए हरियाणा में, लेकिन आप जो है एंटी इनकम्पेंसी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए, कितना इत्तेफाक रखती है इस बात से? साथ ही साथ अपनी ही पार्टी में विरोधाभास के सुर हो रहे हैं। जिस तरह से टिकट बंटवारा उसमें भी लगातार हम देख रहे हैं, हर जगह खबरें छपी हुई हैं कि आप ही के नेता जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। अभी मैदान में तो सुनीता दुग्गल जी से जुड़ने का प्रयास हम करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों के उम्मीदवार जारी किए हैं, लेकिन घमासान नजर आ रहा है और इसी के साथ तमाम बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। आपको हम बता भी रहे हैं, अब तक देखिए कई नेता हैं, तकरीबन 20 से ज़्यादा नेता हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मण नापा इसमें बड़ा नाम है, करणदेव कंबोज भी हैं जो कि नाराज नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें करणदेव कंबोज की, तो हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री ने, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इंद्री विधानसभा सीट से इन्हें टिकट नहीं मिला, इस वजह से इस्तीफा दे दिया है। विकास उर्फ बल्ले, अमित जैन, शमशेर गिल, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो कि नाराज नजर आ रहे हैं पार्टी से और इसी वजह से इस्तीफा दिया है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये खुले तौर पर ये विरोधाभास अब देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा ये बताया जा रहा है कि हम इस बात से नाराज हैं कि हमें टिकट नहीं मिला है, हमारा टिकट कटा है और लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे, जमीनी स्तर पर काम करते रहे। सुनीता जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से संपर्क बार बार टूट जाता है, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, किस तरह से निपटेंगे? मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। हाँ, देखिए मैं यही कहना चाह रही थी कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको बता रही थी कि सबसे बड़ा संगठन है और आज धरातल तक जो है हमारे कार्यकर्ता जो है बहुत दमदार तरीके से जो है चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। 10 साल तक जो हमारी सरकार हरियाणा के अंदर भी रही और उसके साथ साथ केंद्र में भी रही, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह के काम जो है धरातल पर एक अंत्योदय के माध्यम से आखिरी छोर तक हर योजना को पहुंचाने की कोशिश की। आज मुझे लगता है कि आप किसी भी घर में जाकर देख लीजिए, कोई ना कोई सरकार की योजना का लाभ उस घर में जरूर मिला।
और जहां तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा की सरकार ने भी पिछले 10 वर्षों में जो है वो बहुत काम किए, और अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक के बाद एक जिस तरह से जो है हमारे, चाहे हम सरपंच भाइयों की बात करें, चाहे हम किसान भाइयों की बात करें, शायद हरियाणा पहला ही एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबकी सब जो फसलें हैं उनके ऊपर एमएसपी मिल रहा है। लेकिन किसान तो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, नहीं लगता आपको? आप क्या कह रही हैं आंचल जी? जी मोनिका, मैं कह रही हूँ कि किसान नाराज नहीं है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी चुनौती है आपके सामने? आंचल जी, किसान भाई जो है वो इस बात को समझते हैं कि जो नाराजगी थी वो नाराजगी अब दूर हो चुकी है, क्योंकि नंबर एक बात तो ये है कि जो हमारे जो तीनों के तीनों कानून थे वो वापस ले लिए गए, और उसके बाद एक के बाद एक जो घोषणाएं हमारे किसान भाइयों के लिए हुई है, चाहे मैं बात करूं कि जिस तरह से सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर जो है सभी फसलों के ऊपर एमएसपी जो है वो दी जा रही है। और आप ये देखिए कि कांग्रेस के समय में किसी समय में 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, आज जो है जो हमारा किसान भाई सबसे छोटे से छोटा किसान भाई है उसको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपया के हिसाब से आप देखिए कि 6000 रुपए एक साल के अंदर मिलता है। तो आप ये देखिए कि कोई ना कोई ऐसी धनराशि या कोई ना कोई सरकार की ऐसी योजना जो है वो हमारे हर भाई तक, हर घर तक यानी आपको लग रहा है कि ये जो नीतियां और जिनकी आप बातें कर रही हैं, तमाम उपलब्धियां जिन्हें आप गिना रही हैं, ये एंटी इनकम्पेंसी को खत्म कर देंगी और कहीं ना कहीं ये जो तमाम चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं उन्हें खत्म कर देंगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ी थी। चलिए बार फिर से तमाम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और सभी का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ अनुरुद्ध सिंह जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंश वत्सी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। AK मिश्रा जी का स्वागत कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। और अश्विनी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए पहले एक बार रुक कर लेते हैं अनुरुद्ध जी का। अनुरुद्ध जी, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि हर तरफ तो विरोधाभास के सुर ही दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक इस्तीफे, एक के बाद एक इस्तीफे। देखिए, जब चुनाव होता है और हर व्यक्ति को इच्छा होती चुनाव लड़ने की, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती चुनाव में टिकट पाने की, चुनाव लड़ने की, तो वो सारी चीजें आती हैं सामने, लेकिन उसका विशेष असर कुछ नहीं पड़ता। वो सब लोग घर में चले आते हैं वापस, और बहुत ऐसा कोई इसका विशेष असर नहीं पड़ता है। मेजर चीज ये होती है कि इस चुनाव में हम लोग जा रहे हैं 10 साल जो हम लोग अच्छी गुड गवर्नेंस की गवर्नमेंट वहां पे दिया है, जो वहां पे एक तरीके से हरियाणा को पीछे कर दिया गया था। कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है तो अलायंस वहां पे हरियाणा की स्थिति क्या थी कि वहां पे अगर ये देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज हरियाणा में प्रॉब्लम हुआ करती थी कि बेटी और बेटे के रेशियो, जिसको लेके लड़कियों लड़ सकती हूँ, तमाम बातें ये लोग करते रहे हैं, उनका रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और उस चीज़ को मनोहर लाल खट्टर जी, उसके बाद नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय मोदी जी के गुड गवर्नेंस, उसमें वो सब चीज़ें एक इक्विवेलेंट, इवन आज का रेशियो बहुत अच्छा, पर कैपिटा इनकम वहाँ का बढ़ा, वहाँ का स्टेट का GDP बढ़ा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, वहाँ मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स ओपन किए गए, मल्टीपल हॉस्पिटल, गुड गवर्नेंस वहाँ डेवलप किया गया, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का सही किया गया। तो कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत पिछड़ा हो चुका था, उसको चीजों को सही किया गया। तो एक गुड, और जाहिर सी बात है राजनीतिक कार्यकर्ता हर किसी की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, उसमें ऐसा नहीं, और सबको क्योंकि 90 सीट है वहाँ पे। अब ये बताइए, इतना कम वक्त बचा है, सबको मनाएंगे या प्रचार करेंगे? नहीं, प्रचार मनाना ये सब चलता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमेशा चुनाव के मोड में हम लोग रहते हैं। हम अगर एक चुनाव जीतते हैं तो दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। अगर 2019 में हमारी सरकार बनी, 2024 की तैयारी कर दिए थे। तो ऐसा नहीं होता है कि वहां पे मनाना और ये है, भाई हर कोई है। अगर चुनाव लड़ना होता, कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता आता इसीलिए है क्योंकि उसको विधानसभा, लोकसभा, हर जगह चुनाव लड़ने की उसकी इच्छा होती है। लेकिन सीटें तो 90 है, 90 लोगों को दिया जा सकता है। कोई संगठन में काम करता है, कोई जिले में काम करता है, कोई मंडल में करता, कोई प्रदेश में करता, कोई राष्ट्रीय टीम में काम करता है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाहे ऊपर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक सब वो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। वहां लीडर की भावना से लोग काम नहीं करते, वहां कार्यकर्ता की भावना से, मतलब आपको नहीं लग रहा है कि कोई भी विरोधाभास है? अगर परिवार में छिटपुट एक दो लोग। जी चलिए, अश्विनी मिश्रा जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं हर जगह ऐसे, उसमें ऐसा कोई नहीं। जी अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है और चुनाव में विधायक पद के टिकट बदलती है,
इसका साफ साफ इंडिकेशन यही होता है कि आपने अच्छे से काम नहीं किया और आपको अब लग रहा है कि आपके कैंडिडेट हारेंगे, इसलिए आप उनको बदल रहे हैं। ये सीधा सा एक कैलकुलेशन है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने इतने सारे कैंडिडेट के टिकट काट रही है जो असंतुष्ट हैं, जो पहले सरकार में रहे हैं, इसका मतलब आपने वहां पर जमीन पर काम नहीं किया और आपको डर है। मुझे लगता है ज्यादातर एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वहां पर आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ने काफी दिग्गज नेताओं के टिकट काटे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको एक आभास हो गया है कि वो लोग शायद छोड़ के वैसे ही चले जाएंगे, तो क्यों ना उनको टिकट देकर के पार्टी को कमजोर किया जाए या जो भी है, जो भी इनकी रणनीति रही हो। बट जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से खलबल मची हुई है टिकट वितरण के बाद, वो एक साफ साफ इंडिकेशन यही दे रही है कि अभी इनकी स्थिति हरियाणा में बहुत नाजुक है। बाकी आप शुगर कोटिंग कितनी भी कर लें, आप कितना भी अच्छा बता लें, आप अभी हमारी पूर्व सांसद नेत्री जी कह रहे थी वो हमेशा इन खिलाड़ियों के साथ खड़ी थी, बट हमको कहीं नहीं देखा जब खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था, इनको पुलिस के द्वारा इनको मारा पीटा जा रहा था, तब कोई नेत्री कोई खिलाड़ी इनके समर्थन में नहीं आया। इनफैक्ट जब इनका ये भी देखा गया कि जब इनका गोल्ड रेस से निकाल दिया गया था इनको 100 ग्राम वजन होने के कारण, तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इसका सेलिब्रेशन कर रहे थे ट्विटर पर। कितनी शर्म की बात है, एक खिलाड़ी जो देश के खिलाड़ी है और उसका 100 ग्राम वजन के कारण निकाला जाता है, तो बजाय अपनी प्रतिक्रिया और प्रतिशोध दिखाने की जगह आप उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत रणनीति भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा चुनाव में देखने को मिलेगी, जो एक 2024 में देश का मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक लेबल सा बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है प्रोटेक्ट करती है उन लोगों को, जैसे चाहे वो ब्रजभूषण सिंह की बात हो, चाहे कुलदीप सेंगर की बात हो, चाहे सैनी की बात हो, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा 2024 चुनाव में भी था और मुझे लगता है वही एक रिफ्लेक्शन हरियाणा चुनाव में भी हमको देखने को मिलेगा। मिश्रा जी, आपको लग रहा है किसानों के खिलाड़ियों की नाराजगी एक बड़ी चुनौती रहेगी भारतीय जनता पार्टी? 2024 में भी था, वही मेन मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी था, क्योंकि वो ज्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब से ही आते हैं, तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन है और यही कारण है। आप किसी भी एग्जिट पोल को भी उठा के देख लें, प्रेडिक्शन पोल को उठा के देख लें, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीट पर नहीं मिलती दिख रही है। नहीं, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपका ट्रेलर चल रहा है, विनेश फोगाट और पुनिया जी की बात कर ले, ये बोलने को भले बोले कि जी हमारे साथ कांग्रेस खड़ी थी, बेटी बचाओ, ये वो खेल बचाओ, मतलब साफ सा है खेल में ये कुछ उखाड़ नहीं पाए, अब जा करके इन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। सारे आरोप लगे, इतने विवादित ये लोग रहे। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचना खेल में उखाड़ना नहीं होता है। आपने क्या उखाड़ा, सुन लीजिए ना, कौन सा खेल खेलते हो आप, बताइए ना कौन सा खेल खेलते हो आप देश के खिलाड़ियों के बारे में जो मेडल लाए हुए हैं उनके बाद में ऐसी अफसर बात करेंगे, आपको लगेगा हम आपकी बात सुनेंगे। आप पहले भाषा पे मर्यादा रखें, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को सम्मान से बात करें। देश के खिलाड़ी हैं, कॉमनवेल्थ में मेडल लाए हैं, कॉमनवेल्थ में मेडल लाए हैं, राजनीति में चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि देश के सम्मानित खिलाड़ी नहीं है। और इन मर्यादा का ख्याल रखें। आप भी एक निशान, मैं भी मर्यादा का चिल्लाने के आपकी बात नहीं हो वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाते हुए आपको शर्म नहीं आई कांग्रेस को? मेरी बात कंप्लीट होने लेने दीजिए, बोलिएगा। खेल में ये कुछ कर नहीं पाए, वहां पे भी छल कपट। अब दूसरी बात, एक चीज और साफ हो गया, ये खिलाड़ी नहीं थे, ये खेल को छोड़ के सारी राजनीति कर रहे थे, ये कांग्रेस के एजेंट थे। अब हम आते हैं कि जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं, ये सिचुएशन ठीक है, सिचुएशन बदलेगी, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, जिसको यहाँ पे कैंडिडेट की प्रायोरिटी होती है कि भाई हमें कहीं से टिकट मिल जाए। अभी तो आम आदमी पार्टी भी आने वाली है, कांग्रेस के साथ तो इनका अलायंस ही नहीं है, आम आदमी पार्टी ने बगावत कर दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताऊं, फायदा इसमें कांग्रेस को जबरदस्त होगा, मौका परस्त है, इसका वेंजर कांग्रेस वो उठा ले। भाजपा से जितने लोग जा रहे हैं ना, कांग्रेस के पास प्रत्याशी तो मिलते नहीं है कहीं, वो सबको टिकट दे दे। मेरी शुभकामनाएं एडवांस में ले ले कांग्रेस की, जीत जाए चुनाव। ठीक है, चलिए अंशवत जी, आपकी लिस्ट का बारी नहीं, है। मैं एक इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं बस। इन्होंने एक बहुत गलत बात की, ये खिलाड़ी नहीं है, ये कांग्रेस के एजेंट थे। इतनी शर्मनाक बात है। रविंद्र जडेजा क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं है? अरे आज मंच पे अपने मुंह से बोल रहे हैं भाई। मेरे को एक चीज ये बताइए, खेल में बीजेपी और कांग्रेस का क्या मतलब है? आपको शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं है। अरे कोई शर्म नहीं है सर, शर्म आप लोग करो। प्रॉब्लम है कदम कदम पे शर्म आप करो, ये मोरल पे प्रेशर मत बनाइए। खेल में कांग्रेस और बीजेपी का क्या रोल है, मुझे बताइए। अश्विनी जी, अब तो वो पार्टी के सदस्य बन गए, अब तो राजनीति की बात अपने मुंह से वो बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के एजेंट थे और ये मानने को तैयार नहीं है।
अब सब राजनेताओं की दृष्टि से देखा गुणगान जाएगा। वो कर रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी, हमें भड़का रही थी कांग्रेस, हमें चलिए। मोरल सपोर्ट कांग्रेस दे रही थी, चलिए और ये अंशुवत जी। नेता बन के बैठे हैं। चलिए ठीक है, अंशुवत जी की प्रतिक्रिया भी एक बार जल्दी से ले लेते हैं। अंश जी, कब आ रही है आपकी लिस्ट? देखिए, हमारी लिस्ट जल्दी आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि यहाँ पे जो अभी हमारे साथी जो कह रहे थे कि कांग्रेस को अपने तो खुद कैंडिडेट्स मिलते नहीं, वो दूसरों से लेते हैं। अभी जो भाजपा की सूची आई है उसमें से 9 ऐसे नेता हैं जो कि दूसरे पार्टियों से उन्होंने शामिल किया है। जेजेपी हो, कांग्रेस के भी कई हैं। भव्य बिश्नोई, पहले वो उनके पिता जो थे वो कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद उनको भाजपा में ज्वाइन करा के दिया गया। ठीक है, चाहे वो बात हो राम कुमार गौतम जी की जो जेजेपी से थे, श्रुति चौधरी कांग्रेस की थी, उनको भाजपा से टिकट दिया गया। तो किसके पास कैंडिडेट्स नहीं है, इसका पूरा जो है इनकी सूची से दिख रहा है। और जो भाजपा का अगर आप अरे जानते तो हैं यूपी में सब जगह क्यों नहीं खड़ा कर दिया आपने? कैंडिडेट की लाइन लगी है तो सारी, बंगाल में क्यों नहीं खड़ा कर दिया? मैं नहीं बोला, एक सेकंड, मैं किसी के बीच चलिए में नहीं मिश्रा जी बोल रहा, बात कर लेने दीजिए उनको अपनी। बोलिए अंश जी, बोलिए, आप बोलिए। जी, बीजेपी का जो पूरा नैरेटिव है अगर आप देखेंगे सिर्फ 3-4 चीजों पे रहता है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद। तो किस प्रकार से दूसरी पार्टियों से इन्होंने जिस पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, चाहे वो बात हो नवीन जिंदल जी की, लोकसभा चुनाव में उनको बीजेपी ने टिकट दिया, क्या रहा? उनपे जितने भी उन्होंने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, सारे साफ हो गए। चाहे वो बात हो महाराष्ट्र में अजीत पवार की, तमाम जितने भी जिन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते, जैसे ही वो भाजपा में शामिल हो जाते एकदम वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। बीजेपी ने अपनी अभी सूची जारी की थी, उसमें किस प्रकार से परिवारवाद पे मोदी जी जो बार बार अपना भाषण देते हैं कि परिवारवाद पे कड़ा प्रहार करना चाहते हैं वो, और जो प्रहार उन्होंने किया है वो ये दिखता है कि कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे भव्य बिश्नोई को उन्होंने टिकट दिया, किरण चौधरी जी की बेटी श्रुति चौधरी जी को टिकट दिया। ऐसे इतने सारे मैं यहाँ पे नाम गिना सकता हूँ। राव इंद्रजीत जी की बेटी आरती राव को टिकट दिया। किस प्रकार से यहाँ पे परिवारवाद पर वार किया जा रहा है, क्या ये हरियाणा की जनता देख रही है। भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ी बड़ी बातें की। आज असलियत यह है कि वो अपने जो यहाँ पे बड़ा बड़ा गुड गवर्नेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो अपना एक गुड गवर्नेंस का मॉडल यहाँ पे अपना सामने नहीं रख सकते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, अब क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? आपके खुद के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, वो कहते हैं कि कांग्रेस के समय में जो है व्यापारी सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, और आप यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं जनता को। चलिए इनसे जवाब हम ले लेंगे सर। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हरियाणा विधानसभा चुनाव जो कि जल्द होने हैं और जिसके बीच लगातार हम देख रहे हैं सियासी सरगर्मियां तेज है, इस पर हमारी चर्चा भी जारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी मिश्रा जी का माफ कीजिएगा, हम रुक कर लेते हैं अनिरुद्ध सिंह जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिरुद्ध जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, आपके परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मोनिका जी, अगर कांग्रेस परिवारवाद का आरोप लगाती तो बड़ी हंसी लगती है कि एक ही परिवार की आप देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, गांधी परिवार ही बना हुआ है, और स्टेट किसके हवाले है? भूपेंद्र राज्यसभा भेजा गया। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, वैसे 50 एग्जाम्पल ये देते रहेंगे, लेकिन स्टेट किसके हवाले? भूपेंद्र हुड्डा के हवाले है। इनके यहाँ अशोक तंवर जी थे, दलित नेता थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। कुमारी शैलजा जी हैं कि वो कहती हैं कि दलित मुख्यमंत्री कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी डरते हैं दलित मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाने से। पार्टी किसके हवाले? भूपेंद्र हुड्डा के हवाले, जो कि राहुल गांधी की नहीं सुनते। राहुल गांधी खुद डायनेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स के जबरदस्त एग्जाम्पल है। यानी कि गांधी परिवार के अलावा राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, इनके अलावा न स्ट्रॉन्ग कोई कैंडिडेट आप हमेशा आरोप लगाते हैं, लेकिन अब आप भी उसी फेरिस्त में। नहीं, आरोप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि परिवारवाद, मोनिका जी, नहीं, परिवारवाद होता क्या है? परिवारवाद की परिभाषा ये होती है भाई कि क्या कहते हैं, अगर एक ही पार्टी का व्यक्ति है, वही अध्यक्ष बनेगा, वही मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनेगा, वही पीएम बनेगा, मतलब इंटाइटल्ड है कि टॉप पोजीशन वही पास रहेगा। तो वो तो नहीं, वो तो परिवारवाद होता। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर, उसका बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहता तो परिवारवाद नहीं है। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन का हेड ऑलवेज इंटाइटल्ड हो जाता है कि आप ही बनेंगे, तो वहां परिवारवाद है। तो राहुल गांधी की फैमिली और इधर हुड्डा जी की फैमिली परिवारवाद की कैसी बातें करते हैं?
अगर कोई व्यक्ति है, उसकी बेटी बेटा अगर चुनाव लड़के चुनाव जीतना चाहते हैं तो, लेकिन वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वही मिनिस्टर बनेंगे, वही अध्यक्ष बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में इंटाइटलमेंट नहीं, इनका इंटाइटल है डायनेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स का। दूसरी चीज है कि जब बात आती है हरियाणा, भाई 10 साल हम वहां पे सरकार चलाए, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। वहां पे अगर आप देखिए तो आदमी जब चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती है तो एक मुद्दा लेके जाती है कि हम कैसा डेवलपमेंट करेंगे, कैसा रोल मॉडल देंगे। यानी कि रोल मॉडल यो देंगे ये कि हरियाणा में तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, खटाखट देने की बात करते थे और उनको तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। कर्नाटक में रोना पीटा मच गया है कि हमारे पास तो खजाना खाली हो चुका है, अभी तक कह रहे थे खटाखट देंगे। भैया खटाखट कहां से दोगे? दूसरी चीज ऐसा बताया जा रहा है 26 ऐसी सीटें हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन हुआ है। जी आप ही से पूछ रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन हुआ है और लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट को, मोनिका जी देखिए, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट को ऑब्जर्व करती है और साथ में हम हर एक सीट को चुनौती मानते हैं। हम ऐसे नहीं करते, हम तो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव को भी गंभीरता से लेते हैं। हम ऐसे तो करते नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के टाइम पे ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं, क्या कहते हैं, आए और उसके बाद बाकी टाइम तो हम बैंकॉक पे छुट्टी पे रहे, उसके बाद में जब चुनाव का टाइम आया, जब शेड्यूल फिक्स हो गया, उसके बाद निकलते हैं कि ट्रक पे रैली करते हैं, गाजर की और धनिया की पत्तियों को डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। ऐसा नहीं, हमेशा हर सीट को चुनौती में लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, मोदी जी के डेवलपमेंट की नीतियों के साथ में लगा हुआ काम कर रहा। वहां नायब सिंह सैनी जी अच्छे चीफ मिनिस्टर, एक गजब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो। इनके पास में ना कोई रोल मॉडल है। भाई आपके पास में दो स्टेट है ना, कर्नाटका हिमाचल, आप बताइए कि हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, आपके पास रोल मॉडल नहीं है। केवल आपके पास में है कि हम खटाखट देते इनके पास में पता चला तनख्वाह देने का पैसा नहीं। तो जनता को समझ में आ गया कि इनको देने से भैया क्या होगा, ये तो जो होगा वो भी लूट लाट के बराबर कर देंगे। 10 साल से अगर इनकी सरकार रही, खूब मेहनत की है, इनके नेता एकजुट नहीं, बड़े नेता एकजुट नहीं है। अशोक तंवर छोड़ चुके, रणदीप सुरजेवाला जी में बनती नहीं है। ये दूसरे किस में इनका सिर्फ ये है कि बिल्ली के भाग से छींका फूटने वाली स्थिति में है। ठीक है, चलिए। ये उसके बाद में बार बार ये कहते हैं कि अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे टिकट बदल, बस 10 सेकंड लूंगा मोनिका जी मैं। अभी एक हमारे मित्र कह रहे बार बार टिकट। भारतीय जनता पार्टी हर विनेबिलिटी के हर कंडीशंस को देखती है। इनके जैसा नहीं है कि 14, 19, 24 का चुनाव हारने के बाद में शहजादे को कंधे पे जबरदस्ती ढो रहे हैं राहुल गांधी को। भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी से बात तक नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अंशी बात रखिए अपनी। जी, यहाँ पे जो बहुत सारी बातें की गई हैं, मॉडल स्टेट को लेकर बात किया गया, ठीक है कि, लेकिन आज बात यह कि जब 10 साल के बाद आप जब चुनाव में जा रहे हैं तो आपके पास समय होता है कि आप जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखें। आज इनके पास अपना एक काम गिनाने की जनता के लिए नहीं है। आज ये जो बड़ी बड़ी यहाँ पे बात कर रहे हैं, आज असलियत ये है कि हरियाणा जो है आज माननीय, और हमने 20 काम गिना दिया, आप एक काम बता दिए कि आपकी 2 स्टेट में सरकार है, वहां पे वो करके दिखाया है और वो करके हम यहाँ दिखाएंगे। हमने 20 काम गिनाया। भी कोई ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। ठीक है अनिरुद्ध जी, बात रख लें अपनी, आप काउंटर कर लीजिएगा। अरे भाई, गांधी परिवार के प्रवक्ता हैं, इतना दुस्साहस क्यों कर रहे हैं भाई बीजेपी के प्रवक्ता बीच में बोलने का? देखिए, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। देखिए, आज असलियत ये कि आज केंद्र का आंकड़ा ये कहता है कि आज बेरोजगारी में हरियाणा अव्वल है, जो पहले रोजगार देने में अव्वल हुआ करता था। आज केंद्र सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि आज हरियाणा जो है महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है, जहां पर मोदी जी ने रैली कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज असलियत ये कहती है कि आज जो हरियाणा के युवा है, जो पहले जहां पे हरियाणा में निवेश सबसे ज्यादा हुआ करता था, आज असलियत यह कि हरियाणा के युवाओं को डंकी रूट से आज विदेश जाना पड़ रहा है और उनको जहां पे बॉर्ड स्टेट जो जगह है इजराइल, वहां पे तक जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए। हरियाणा में आज युवाओं की स्थिति ऐसी आज भाजपा की सरकार ने बीते 10 साल में कर दिया है और इनकी जो बौखलाहट है वो इस प्रकार से दिख रही है कि जब उन्होंने लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले जब उन्होंने एक मुख्यमंत्री को 9.5 साल जो बाद उनको बदला, उससे उनकी बौखलाहट दिख गई। उनकी बौखलाहट इस चीज से दिख गई जब उनके प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा और लेटर लिखकर उन्होंने चुनाव की तारीख को बदलने की उन्होंने मांग की, उससे उनकी बौखलाहट दिख गई। उनकी बौखलाहट तब दिखी जब इनके तमाम नेताओं ने जब एक के बाद एक अपने इस्तीफा देने शुरू कर दीजिए। मैं आपसे यहाँ पे बैठ के पूछता हूँ, लोग जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव था, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव था,
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव था, ऊपर से एक लेटर निकल कर आता था अंदरूनी कला की खबरें विधानसभा कांग्रेस में भी कम नहीं है। रणदीप सुरजेवाला को भी सीएम बनना है, इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से। कुमारी शैलजा को भी बनना है, भूपेंद्र हुड्डा को बनना है, दीपेंद्र हुड्डा को बनना है। जी मैं कैसे सभी सवाल निपटेंगे? कर रहा हूं, एक सेकंड, मैं सभी सवाल, हाँ मैं इन सभी सवालों का जवाब दे रहा हूँ। अंदरूनी कला को लेकर, जो गुटबाजी को लेकर तमाम भाजपा जो ये आरोप लगाती है, ये किस मुंह से अपने ये आरोप लगाते कांग्रेस पार्टी पे? आज इनके अनिल विज जी कहते हैं, जब इनकी सरकार, जब मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था मुझे पता ही नहीं था कि सरकार गिर रही है। अब वो समय हरियाणा के गृह मंत्री थे और वो कहते कि मुझे पता ही नहीं था। राव इंद्रजीत सिंह जी कहते कि कांग्रेस के समय पे व्यापारी सबसे ज्यादा सुरक्षित थे। जब इनके रोहतक के पूर्व सांसद थे अरविंद शर्मा जी, वो कहते हैं कि भैया मुख्यमंत्री कुछ और बयान देते थे मनोहर लाल खट्टर जी, और उनका 2 सेकंड बाद कुछ और बयान आ जाता था। सुनीता दुग्गल जी, जब उनकी लोकसभा की टिकट कटी, उसके बाद किस प्रकार से वो तो उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए, और आज एक के बाद एक इनके नेता जो है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार चलिए अंदरूनी कला के पर जवाब दीजिए आप। जी एक सेकंड, मेरे को बस अपना बस थोड़ी सी देर में अपनी बात खत्म करनी है, ठीक है। और जो ये उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से इनके केंद्रीय नेतृत्व और योगी जी के बीच में जो बातचीत नहीं हो रही है, नमस्ते तक नहीं हो रहा है, आज पूरा देश देख रहा है। तो ये किस मुंह से अपने यहाँ पे बात कर सकते हैं? हम लोग तो पूरा लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़े, और जो 2019 में भाजपा ने 10 की 10 लोकसभा सीट जीती थी, 2024 में ऐसा परिणाम रहा कि वो 5 सीटें लेकर आ पाए। 5 सीटें जनता ने इनको हराने का काम किया। ठीक है जी। और जो ये बड़ी यहाँ पे बातें करते हैं, परिवारवाद की इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, ठीक है। हम तो यहाँ पे बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे इस कांग्रेस। चलिए अश्विनी मिश्रा जी का रुख कर लेती हूँ। अश्विनी जी, आपको क्या लगता है मनोहर लाल को सीएम पद से क्यों हटाया गया? एंटी इनकम्बेंसी का डर था भारतीय जनता पार्टी को, और उसी को कहीं ना कहीं, अगर हम कहीं, डैमेज कंट्रोल की तरह ये स्टेप लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य एक पपेट की तरह है। जैसा हमारे मित्र भी कह रहे थे कि हर सीट की विनेबिलिटी देखते हैं, कैंडिडेट बदलते हैं, तो बेसिकली डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शब्द रह गया है। जो जनता द्वारा चुने गए विधायक हैं वो कुछ करते नहीं है, कब किसको चीफ मिनिस्टर बना देंगे पता चलता। सरकारें सारी दिल्ली से चलती हैं, और यही कहीं न कहीं एक तरीके का परिणाम, जो बौखलाहट दिखती है, जो नाराजगी दिखती है क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को, किसी को पता नहीं होता वो मेहनत कर रहा है, उसका आगे परिणाम क्या होगा, उसको टिकट मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहीं कहीं तो सही साबित होती है, कहीं कहीं नहीं चलती, और ये बात कहीं नहीं। लेकिन अश्विनी जी, हर पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व तो तय करता है ये सब, नहीं करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, बट आपको उसी टाइम समय पे ये भी देखना होता है कि क्षेत्र में किसने काम किया है, कौन। अगर आपका कोई विधायक है, आपके पास सरकार है, आपके विधायक हैं, और आपको अगर बहुत सारे विधायक बदलने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, आपके पास एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए आप उनको हटा रहे हैं। यही कारण था, आप देखेंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में बहुत सारे कैंडिडेट का टिकट काटा था इसी कारण से, और उनको अलग अलग रीजन हटा दिया गया था। बट यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो एनडीए 353 थी, वो 292 ग्राम पे पाके समिट गई। और यही आपको देखने को मिलेगा हरियाणा चुनाव में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे अनिरुद्ध सिंह जी भारतीय गिना रहे थे कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, कर्नाटक में है, बहुत कुछ नहीं किया। आपकी सरकार भी उत्तर प्रदेश में है, इतनी सारी 10 साल सरकार है आपके उत्तर प्रदेश, मतलब 8-9 साल सरकार उत्तर प्रदेश में आपकी, और आप जो है, आप गिनाए कि आप कितनी भर्तियां हुई यहाँ पर, कितने लोग, कितने पर्चे लीक हुए, कितना काम हुआ, कितने रोजगार मिले। आप रोजगार की बात करते हैं ना, बनाए। आप जो मैनिफेस्टो निकालते हैं हरियाणा में, उसको कहीं दूसरे का इंप्लीमेंट कराएं। आपकी तो 13 जगह सरकार है। दूसरों पे उंगली उठाने से, दूसरों के बारे में बुराई करने से आपके पाप कतई धुलने वाले नहीं है। और रही बात आपके प्रदर्शन की, मुझे लगता है AK मिश्रा जैसे समर्थक, आपके समर्थक जो देश के खिलाड़ियों को नीच और गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी ताबूत में आती है कील ठोकने का काम करेंगे। सर, अब पार्टी ज्वाइन कर ली सर, अब नेता है वो। अरे नेता है तो क्या हुआ? क्या सचिन तेंदुलकर कांग्रेस के एजेंट है क्या? जब कांग्रेस अगर वो खुलेआम मुझे बताइए, खुलेआम अगर वो जब कांग्रेस सचिन तेंदुलकर भी चुनाव हारे हैं, कौन से सड़क पे उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया? या राजवर्धन नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी खेल हारे हैं, लेकिन उन्होंने आरोप तो नहीं लगाया ना देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर। हमारे देश सचिन तेंदुलकर हारने के बाद उन्होंने कभी भारत सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, और ये तो पूरा लेकर के बैठ गए सड़क पे, पूरे देश को ये कोसने लगे। आपकी उनके सामने औकात पूरे देश पे सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए ठीक है,
ठीक है, मुझे जवाब लेने दे देने दीजिए जी। देखिए, हार जीत खेल में चलती रहती है। मैं 50 ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों का उदाहरण दूंगा, कपिल देव से लेकर के सचिन तेंदुलकर, और दूसरे फील्ड में हारने के बाद भी उन्होंने कभी किसी सरकार, किसी पार्टी या देश के, इन्होंने तो पूरा जी सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, साल भर 2 साल बैठे रहे और अपने मुंह से ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ जी कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी, ये मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं इनका कांग्रेस की तरफ क्या लगाव है। अरे वो जो कहना था कि बीजेपी उनकी बात नहीं सुन रही, कांग्रेस ने उन्हें कहीं ना कहीं अरे आपने ज्वाइन किया, आपको अच्छा एक चीज ये बताइए, नहीं पाकिस्तान उनकी बात सुन रहा था तो पाकिस्तान जाके ज्वाइन कर लेंगे। आपको कांग्रेस ज्वाइन करना है, ज्वाइन करिए। जब तक आप खिलाड़ी हैं आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब आप बोलिए, अब आप राजनीति में आ गए हैं तो बोलिए। वो मामला कोर्ट पे उस पर टिप्पणी नहीं करते रहे, संबंधित था ही नहीं, केवल बीजेपी की बुराई, सरकार की बुराई करने के लिए वो मामला कोर्ट में अधीन है, उसके बारे में बात नहीं करते। उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया। ठीक है, वो कोर्ट में मामला उसमें बात नहीं करते। मिश्रा जी ये बताइए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी नहीं हो पाया हरियाणा में, हालांकि पहले ये बात कर रहे थे कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इनकी मंशा सिर्फ ये कि बीजेपी को रोकना, और अब आपको क्या लगता है क्या बातचीत क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं और दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी का एक बहुत जबरदस्त उम्मीद है हरियाणा से, केजरीवाल जी वहीं से हैं, बहुत फेवरेबल माहौल है, तो दिल्ली में उनके ऊपर प्रेशर है, पंजाब में भी उनके ऊपर प्रेशर है पब्लिक का, तो अब वो अपने लिए नया स्पेस तलाश रहे हैं। पूरी धरती घूम आए हैं, गुजरात वो लड़े, यूपी वो लड़े, कहां बंगाल बिहार सब जगह लड़े, कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिली, तो अंतिम सोच रहे हैं शायद मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा हो जाएगा तो केजरीवाल जी वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो उसके पीछे कारण यही है। ऐसे दोनों स्वार्थी हैं, ये समझौता ऐसे में करेंगे नहीं, इस कंडीशन में करेंगे ही नहीं ये समझौता। और अगर थर्ड पार्टी बन करके आम आदमी पार्टी वहां पे कूदती है, यानी ट्रायंगुलर अगर वहां पे मुकाबला होता है तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा वहां पे, स्पेशली हम जैसे एनालिस्ट के लिए जब वोटिंग वगैरह शुरू होगी। जी अजय, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हो गया तो एक दूसरे के खिलाफ भी नजर आए बहुत सारे मसलों पर। फिर अब हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं तो बात हुई कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। अब क्या वजह रही जो एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे और एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देखेंगे? अंश जी, ये अलायंस को लेकर जो बात है, ये फैसला जो होता है वो दोनों पार्टियों की हाईकमान का निर्णय होता है, केंद्रीय नेतृत्व करता है। क्या कई बार होता है सीटों को लेकर कुछ बात होती है, तो लेकिन जो यहाँ पर ये तमाम बात की जा रही है, ठीक है, अलायंस को लेकर कितनी बार हमने देखा है, महाराष्ट्र में बीजेपी का जो है अजीत पवार जी की एनसीपी के साथ गठबंधन है, लेकिन आज हरियाणा में जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कितने सारे जेजेपी के साथ उनका पहले अलायंस था, लेकिन हरियाणा में आज दोनों अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। 5 साल दोनों ने बैठ के जो है हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया। नहीं, मैं उस आई इंडिया गठबंधन के से रिलेटेड बोल रही हूँ जिनका सिर्फ मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना है। जिस तरह की मजबूत बातें हम लगातार सुन रहे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अलायंस को लेकर जो फैसला होता है वो दोनों पार्टियों के जो केंद्रीय नेतृत्व होते हैं उन दोनों का फैसला होता है। इसमें जो मेरे ख्याल से हमारे मित्र जो शायद राहुल गांधी या किसी ने बोला था कि ये अलायंस केवल लोकसभा के लिए है, स्टेट इलेक्शन के लिए नहीं है, ये उन्होंने सीधे बोला था। तो हमने उस चीज को एक सेकेंड हमने कई उसमें जो है ये हमारा ये जो अलायंस बना था ये लोकसभा चुनाव को लेके बना था, लेकिन उसके बाद हम इस अलायंस में जिस प्रकार से इस इंडिया अलायंस ने भाजपा के वो 400 पार का जो नारा था उसको रोकने का, उसकी जो हवा निकालने का जो काम किया था, उसके बाद हम इस अलायंस को आगे विचार कर रहे हैं। इस वजह से हमने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में जो है अगर वो अलायंस एक साथ जनता के बीच में जाता है तो भाजपा को कहीं ना कहीं वो रोकने का काम करेगा। लेकिन मैंने फिर से वही बात कर रहा हूँ, ये जो फैसला होता है वो दोनों पार्टी की हाईकमान का फैसला होता है। दोनों पार्टी जो थी वो तमाम समीकरण देखने पड़ते हैं, तमाम चीजों को देखना पड़ता है, सीटों को देखना पड़ता है और कई चीजों को लेकर फैसला होता है। लेकिन वो लोग सवाल ना करें इंडिया अलायंस को लेकर जो कि अपने खुद के जो है दल को नहीं समझा पा रहे हैं। यहाँ पे किस प्रकार से वो अपने खुद के उनके दल में जो है
आग लगी पड़ी है, चाहे वो बात किस प्रकार से यूपी में अपना दल जो है और बीजेपी के बीच में जो है लड़ाई चल रही है, या कोई अन्य जो दल है उनके बीच में, तमाम सहयोगी दल जो है आज भाजपा को लेकर, जब उनकी वो नेम प्लेट को लेकर जो सावन के महीने में उन्होंने किया था, उस चीज को लेकर सारे सहयोगी दल ने भाजपा को जो है सुनाने का काम किया था, तो वो लोग जो है वो इंडिया अलायंस पर सवाल करने का काम ना करें। एक चीज बस इतना कहना चाहूंगा। और यहाँ पे जो बात, ये जो एक सेकेंड, एक जो ये पत्रकार जी जो बात कर रहे थे विनीश फोगाट जी को लेकर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उन्होंने जो था अपना आरोप लगाया था भाजपा के एक सांसद के खिलाफ जिन्होंने उनके साथ। सर, मैंने भी जिक्र किया कि मामला कोर्ट में लंबित है, तो उस पर डिस्कशन हम नहीं करते। अनुरुद्ध सिंह जी का रुख कर लेते हैं, अनुरुद्ध जी का रुख कर लेते हैं। अनुरुद्ध जी बताइए, मनोहर लाल को सीएम पद से हटाया गया, उसके बाद नायब सिंह सैनी की सीट जो है बदल दी गई, करनाल से राडवा कर दी गई। क्या कोई डर है, क्या वजह है, या बीजेपी को भी लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी इन चुनावों में? मोनिका जी, मैं बस 10 सेकंड पहले मैं दोनों अश्विनी जी और अंश जी जो बोल रहे थे, एक तो ये बोल रहे थे प्रवक्ता जो कांग्रेस के, ये कह रहे थे कि बेटियों के लिए क्या। भाई साहब, 2014 के पहले आपकी सरकार केंद्र में और राज्य में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या में सबसे ज्यादा नंबर 1 कौन राज्य था? हरियाणा था नंबर 1। दूसरे मित्र अश्विनी जी ये बोल रहे थे कि क्या कहते हैं हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है, ये है, ये है। मैं कह रहा हूँ मिश्रा जी बैठे हैं, आप भी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों लोग सोचिए कि हाई कमान और आला कमान वर्ड कहां से आया? हाई कमान आला कमान वर्ड केवल कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हाई कमान आला कमान कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, यही 3 लोग थे। इसके पहले और इंदिरा जी थी, इसके पहले राजीव जी थे। मतलब कुल मिला हाई कमान आला कमान, तो कैसा लोकतंत्र है सबको पता है। उसके बाद आता है कि आप इतनी देर डिबेट आपने किया, डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के नाते हमने 50 योजनाएं गिना दी कि हम इस तरीके से जाएंगे, ये हमने किया, डेवलपमेंट किया और आगे ये हम ग्रोथ करेंगे। लेकिन कांग्रेस के दोनों समर्थक एक भी योजना नहीं बता पाए कि हिमाचल में अच्छी हमने किया, कर्नाटक में अच्छा हमने किया, 75 साल हमने किया, केवल इनमें फूट, उनमें फूट, ये फूट, वो फूट, आपस में लट्ठम लट्ठा है। लेकिन एक डेवलपमेंट का प्लान नहीं बता पा रहे। ये जब 45 मिनट के डिबेट में नहीं बता पा रहे हैं, तो ये लोग 5 साल देश में क्या बताते नहीं बता पाए। उसके बाद 3 बार चुनाव हार चुके हैं, 2 बार हरियाणा में चुनाव हार चुके हैं। ये इनके पास में, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास में नेता है, नियत है और एक डेवलपमेंट प्लान है, एक क्रेडिबिलिटी है, डिलीवरेबल कमिटमेंट हुआ था, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं और उस पर लोग आए हैं। और इनके पास में तो 45 मिनट के डिबेट में ये योजना नहीं गिना पाएंगे कि हमने 2014 पहले जब कांग्रेस सरकार थी ये डेवलपमेंट किया था, या हिमाचल कर्नाटक में इनकी सरकार है ये डेवलपमेंट किया। केवल ये लोग बैठ के बस ये गिना रहे हैं, इनके बीच में नहीं। अनुरुद्ध जी बताइए ना, क्या कोई डर है जो सीट बदल दी गई है, या फिर हमने देखा कि पहले मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, या फिर पार्टी कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखती है कि एंटी इनकम्बेंसी है और इससे निपटने के लिए कदम मोनिका जी हमेशा देखिए चुनाव जब मोनिका जी नहीं मोनिका जी जब चुनाव लड़ा जाता है ना, हर स्ट्रेटजी पे विचार किया जाता है। कौन सी स्ट्रेटजी कहां पे मीनिंगफुल होगी, कहां पे कौन सी स्ट्रेटजी होगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर राहुल गांधी जी 3 4 चुनाव हार जब उनको लादे घूमते रहो, तो हमेशा हर स्ट्रेटजी विचार किया जाता है। कहीं पे कोई कैंडिडेट अच्छा होता है, कहीं कोई कैंडिडेट अच्छा होता है, कोई सेंटर में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, कोई स्टेट में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, कोई आईटी में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी और डाइवर्सिटी को देखते हुए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम दिया जाता है और कैंडिडेट को दिया जाता है। लेकिन इनके कांग्रेस के जितने यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाए भैया 2014 पहले कांग्रेस सरकार थी तो हमने ये किया था और हम अगर चुनाव में आएंगे तो हम ये करेंगे। केवल ये कि इनको क्यों हटाया गया, इनको क्यों बिठाया गया, ये सीट ऐसे बदल गई, वो सीट, अरे भैया तीसरी बार हम केंद्र में आ रहे हैं, तीसरी बार हरियाणा में आ रहे हैं, आप केवल फटी हुई ढोल बजाते रहिएगा। ठीक है, चलिए कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं, मिश्रा जी से जान लेते हैं। मिश्रा जी बताइए, अंदरूनी कला की जो खबरें वो तो कांग्रेस में भी कम नहीं आ रही। जिस तरह से सीएम पद को लेकर जिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, सबको सीएम बनना, आपको नहीं लग रहा इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। देखिए उसके पीछे कारण है, कांग्रेस के नेताओं में जो स्टेट लेवल पे है या जो राहुल गांधी खानदान से नीचे हैं, उनको खुद इस चीज का विश्वास नहीं है कि ये कब, यानी कांग्रेस कब रिवाइव करेगी, कब जीतेगी। भाई वो नेता तो तभी बनेंगे, मुख्यमंत्री वगैरह या कोई पद तभी मिलेगा जब कांग्रेस जीतेगी। और इधर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी बोल रहे हैं कि अगले 30 सालों तक, मतलब दहाड़ के बोल रहे हैं कि अगले 2034 तक हम कहीं जाने वाले नहीं है। तो लोगों का कांग्रेसी नेताओं का विश्वास नहीं रहा। अच्छा, उम्र भी होती है, सबको सफलता चाहिए,
तो उनको लग रहा है बनेंगे कि नहीं बनेंगे इनके नेतृत्व में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था, जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, आज तक टीवी पे इसकी एनालिसिस नहीं हुई, ना बीजेपी ने ना किसी और ने की। लोकसभा में तो जी हम गठबंधन बनाएंगे, इंडी अलायंस की बात कर रहा हूं, स्टेट में नहीं बनाएंगे, और इसका क्लियर कट डिक्लेरेशन हुआ। इसके पीछे मैडम सोनिया गांधी की अपने नकारा बेटे को पास कराने की एक बहुत शातिर रणनीति थी। रणनीति यह थी कि इनको यानी राहुल गांधी और मैडम गांधी को मतलब केवल सांसद वाले चुनाव से है, प्रधानमंत्री बनना, लीडर ऑफ अपोजिशन इन्होंने इंडी अलायंस के दूसरे साथियों के कंधे पे रख करके अपने बेटे को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। अब स्टेट में तुम गए भाड़ में जी, तुमको मुख्यमंत्री बनना है, ये बनना है, छोड़ो, हमारा बेटा बन गया ना। ये एक बहुत शातिर चाल थी। इंडी अलायंस के गठबंधन वाले इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि व्यक्तिगत फायदा कैसे सोनिया गांधी ने इसका उठाया। मैं तो बोलता हूं कि इन लोगों को समझना चाहिए, इनको गठबंधन में लोकसभा में बनाना चाहिए, न स्टेट में बनाना चाहिए। इंडी अलायंस के जो आरजेडी का क्या हाल कर दिया आप मुझे बताइए। राहुल गांधी ने कभी शादी की बात कर रहे थे, कभी मटन बनाना सिखा रहे थे, उसके बाद चुनाव हारने के बाद कभी गए आरजेडी के पास राहुल गांधी? कभी गए ही नहीं। अश्विनी मिश्रा जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पे? मुझे लगता है हमारे मिश्रा जी को थोड़ा योगा करना चाहिए और शांत स्वभाव रखना चाहिए। आप सोनिया गांधी के बेटे को नकारा बोल रहे हैं, जिसने अकेले नहीं, हम राहुल गांधी को अपना गुरु मानते हैं, जो सड़क पे एकदम दहाड़ के बोले आग लगा देंगे। जोश अगर देखना हो तो राहुल गांधी से सीखिए। मैं राहुल गांधी को फॉलो करता हूँ, एकदम जोशीला नौजवान। थोड़ा सा बोलो ना, योगा करिए, शांत स्वभाव रखिए, थोड़ा सुनने की नहीं, अरे राहुल गांधी को पहले करवाइए। मैं राहुल गांधी का फॉलोअर हूँ सर, सड़क पे जोश, मैं राहुल गांधी का फॉलोअर हूँ। जिस दिन राहुल गांधी सूर्य नमस्कार कर लेंगे, मैं योग शुरू कर दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको उनकी सीडी भेजता हूँ योगा करते हुए। और रही बात आपके नकारापन की, अमित शाह का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, जो बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर था। अरुण जेटली का बेटा बीसीसीआई का हेड बन जाता है, और वो आदमी जो सड़क पर चलकर देश के लिए लड़ रहा है और 239 सीटें लेके आया, भाजपा के 400 के नारे के डंब को गिरा दिया, वो इनके लिए अगर नकारा, अगर आपकी ऐसी राजनीति है साहब, तो फर्क है। मेरे स्टेटमेंट, मेरे उदाहरण और आपके उदाहरण में फर्क है। मेरी बात सुनिए, ऐसे मेरे उदाहरण और आपके उदाहरण में फर्क है, सुन लीजिए। देश को नहीं, सोनिया गांधी ने अपने साथियों के इंडी अलायंस टीम के पीठ में छुरा घोंप के किया, जैसे अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, वही कल्चर। आरजेडी को इन्होंने आरजेडी की राजनीति सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बिहार में खत्म कर दी। जो कभी खिंच जाए, लालू यादव इतने वृद्ध, इतने बीमार, वो दिल और जान लगा करके प्रमोट कर रहे थे इंडी अलायंस को। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी कमी है, माफी चाहूंगी आप सभी से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी की निगाहें हरियाणा विधानसभा चुनाव पर, और अभी देखिए कांग्रेस की सूची का हम इंतजार करेंगे, कैंडिडेट की सूची जारी होगी। इसमें बीजेपी की जो सूची जारी है उस पर तो विरोधाभास और घमासान जो है, जो राजनीति हो रही है वो आप देख ही रहे हैं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।